हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरेशन बुक का सेकंड चैप्टर विच इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप फर्स्ट चैप्टर आपने रीडिंग कर ली होगी एक्सप्लोरेशन के। काफी इजी चैप्टर है, बस कंसेप्चुअल बेस्ड है, आपको उसमें समझना है, बस क्यूरियस होकर के एक बार उसको रीडिंग कर लो, देन यू आर गुड टू गो। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। नाउ वी आर सर्कलिंग द मेन टर्म विच इज सेल। व्हाट इज सेल and why are they called the building block of life? Okay, in this chapter we will decode this. इस chapter में हम समझेंगे कि इसको building block क्यों कह रहे हैं। So I'll be reading the NCERT. It is widely accepted among the scientific community that life originated in water. यानी कि through various experiments and through various theories, we have now concluded that life was initially originated in water. मतलब कि जो पहला जो life form आया था अर्थ पे, it actually originated in water. पानी से उसका हुआ था. So if we are saying कि वो पानी से उसका origin है, so we can say it could be some kind of fish. जो आप आगे अभी क्लास में पढ़ोगे when you go in class 12th. Some researchers believe that life may have originated in small water pools. Small water pools में life originate हुआ होगा with changing environmental conditions rather than in oceans. If water pools की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पे जो चेंजेस होंगी वो हम लोग को ग्रेजुअली दिख सकती हैं। बट इफ हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, ओशन में वो चेंजेस होती है, तो ओशन इज सो वास्ट, वहाँ कितना बड़ा है, तो वहाँ पे जो चेंजेस हैं काफी स्लो हमको पता चलता है। सो हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच एनवायरनमेंट। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स ऐसे जगह होता है ना जहाँ का पानी जो होता है कि वो ठंडा होता है, सॉरी गर्म होता है। स्प्रिंग्स होते हैं जैसे कि आप किसी ठंडी जगह पे जाओ, बट वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना कि जहाँ का पानी गर्म होता है। सो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ट्रिप्स करने जाते हैं, ऐसे ही वी गो देयर टू एंजॉय। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ प्यूगा वैली। इंडिया में किस वैली की हम लोग बात कर रहे हैं? प्यूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। यानी कि वहां का टेम्परेचर क्या होता है? काफी हाई होता है। बट हम जानते हैं ना कि लद्दाख कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ठंडी जगह है। These environmental conditions seem to be similar to those on the early earth. यानी कि early earth, वो जो hot springs हैं इनको ये कंसिडर करते हैं कि they are similar, यानी कि जो पहले का जो अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहा होगा उससे थोड़ी कुछ टैली करते हैं, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं उनमें। About 3.5 billion years ago. How many years ago? 3.5 billion years ago. The organism living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles. Thermophiles हम लोग किन्हें बोल रहे हैं? Thermophiles. These are heat-loving bacterias. आप थर्मोफाइल में थर्मो वर्ड को जोड़ो टेम्परेचर से, एंड फाइल्स मीन्स लव और अट्रैक्शन और अफेक्शन यू कैन से। ओके, सो हमने थर्मोफाइल समझ लिया। कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जैसे कि काफी जो होते हैं एसिडोफिलिक होते हैं, यानी कि काफी एसिडिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं। बट पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे थर्मोफाइल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं ना, टेम्परेचर से रिलेटेड है। साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, यानी कि साइंटिस्ट कौन, कहाँ से? बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। पैलियो साइंस क्या होती है? जो हम लोग एंशिएंट अर्थ के बारे में जो पढ़ते हैं ना, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियो साइंस बोलते हैं। लखनऊ, कहाँ पे कॉलेज है वो? बिरबल सैनी इंस्टीट्यूट, लखनऊ का। वहां के साइंटिस्ट ने पढ़ाई की किस पे? हॉट स्प्रिंग्स को पढ़ा, एंड दे फाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। उनको वहां पे क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम, यानी कि रैपिडली यानी काफी तेजी से वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. क्या बोल रहा है कि सेल का जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि अगर हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग किसी यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। अगर हम उसका बोले सॉरी एनिमल प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट प्रोटेक्टिव यूनिट क्या है? इट्स सेल वॉल ना, यानी कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे पोजेस अ सेल वॉल, बल्कि जो एनिमल सेल होता है उनका प्रोटेक्टिव यूनिट हम लोग किससे मानेंगे? देयर सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उन्होंने ये स्टडी किया, तो यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था ना वो उन ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जा रहे थे उनको हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि द कंडीशन व्हिच आर नॉट इन देयर फेवर ना, यानी कि उनको ग्रो करने में जो इनहिबिट करें, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम कंडीशंस बोलेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित प्राणी वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट व्हिच लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि जो लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक लेवल क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल।
यानी कि कुछ बैक्टीरियाज हैं एंड ईस्ट। ईस्ट आपका एक मेंबर है फंजाई का, किंगडम फंजाई का ईस्ट। इसका अगर आपको इंटरेस्ट है साइंटिफिक नेम जानने में तो दिस इज सैक्रोमाइसीज एंड सेरेवेसी। ओके, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल लाइफ में इनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि इनके जितने भी फीचर्स होंगे, इनके जो भी फंक्शंस होंगे, वो केवल एक पर्टिकुलर सेल में ही वो अपना पूरा कर लेंगे। ओके, while others like plants, fish, birds and humans are made up of billions of cells, multicellular। यानी कि मल्टीसेलुलर कौन हो गए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, हम लोग हो गए, और बर्ड्स हो गए, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं, और कुछ और भी हमारे किंगडम है, जैसे कि हमारा किंगडम फंजाई हो गया, ठीक, हमारा किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर में कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, देयर आर सम एक्सेप्शन। ओके, जैसे कि एक्सेप्शन, फर्स्ट एग्जांपल, अगर एक्सेप्शन अगर मैं आपको बताऊं कि फंजाई, किंगडम फंजाई का एक्सेप्शन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट हो जाएगा, वरना बाकी जितने फंजाई के मेंबर्स है वो सारे मल्टीसेलुलर ही है ना। बट ईस्ट इज एन एक्सेप्शन ऑफ फंजाई, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल में अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यूज। ठीक, यानी कि आपका ये सेल है, पर्टिकुलर आपका सेल है ये मैं बीच में डॉट न्यूक्लियस का बना रही हूँ। सो दिस इज अ सेल। ओके, बट यही अगर इसकी कॉलोनी कॉलोनी बन जाए ना, यानी कि ढेर सारे अगर आपके सेल बन रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सो नाउ वी कैन से दिस कि ये एक हमारा क्या है, टिश्यू है। आप इसके शेप डिजाइन देखिए, काफी सिमिलरिटीज दिख रहा है ना, काफी सिमिलर है ये। यानी कि टिश्यूज क्या होते हैं, सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ऊतक। राइटिंग थोड़ा सा ऐसे नहीं बन पा रहा है टैब पे। ओके, डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। सो सबसे बेसिक हमारा लेवल क्या था, सेल का था ना, फर्स्ट इफ वी मार्क दिस फर्स्ट, देन उसके बाद कॉलोनीज यानी ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या बन गया, हमारा टिश्यू बन गया। अब जब ढेर सारे टिश्यूज मिल रहे हैं तो फिर ये हमारा क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा ना। सो दिस कैन बी लेवल्ड एज थर्ड। और फिर जब ऑर्गन भी ढेर सारे मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में हम लोग यही बोलते हैं ना कि हमारी ऑर्गन सिस्टम्स कितने हैं, ठीक, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ना। सो दिस कैन बी लेवल्ड एज फोर्थ। ओके, different tissues are organized to form an organ and several organ burst together to form organ system such as nasal pores। nasal pores क्या होती है, ये जो आपका नोज होता है ना, तो जो आपके ये जो होल्स होता है नोज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल पोर बोलते हैं। ओके, नेजल कैविटी, कैविटी यानी कि जो गैप होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो वो किन किन चीजों से बना हुआ है, हमारा नेजल पोर से बना हुआ है, यानी कि जहां से हम सांस ले रहे हैं। नेजल कैविटी यानी कि जो इसका पैसेज है। ट्रैकिया क्या हो गया, ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है वो हो गया। लंग्स क्या है, लंग्स जो हमारा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारा वो हो गया। अब लंग्स में भी हमारे कुछ पाए जाते हैं ना, जैसे कि क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एट दिस मोमेंट इट इज समथिंग एडिशनल आई एम टेलिंग यू, आगे हम लोग पढ़ेंगे। Even when cells are organized into tissues, organs, and organ system, the cell remains the fundamental, यानी कि fundamental unit of structure and function in all living organisms. Fundamental यानी कि तो basic, the most important unit. अगर सेल नहीं है तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं बनेगा, एंड इफ ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बन पाएगा ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, हमारा सेल है, यानी कि सेल से ही सब मिलकर के बन रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स, जब इतना छोटा सा सेल है तो हम सोचते हैं ना कि इतने छोटे से सेल में इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे होती होंगी। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, यानी कि अगर सेल है तो वो किन चीजों से बना हुआ है। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो बात कैसे करते होंगे। डू सेल्स लिव फॉरएवर और डू दे डाई, यानी कि वो हमेशा जीते हैं या फिर वो मर जाते हैं। In this chapter, we will explore the answer to this question as we enter the fascinating world of cells, यानी कि fascinating world of cells। आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना तो आपको लगता है यार, आप जितनी बार भी इस चैप्टर को पढ़ोगे, जितनी बार भी एनसीईआरटी को रीड करोगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जानने को मिल रही हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। ओके, ये जो अभी यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसको मैं भी आगे इसको बताती हूँ आपको। हाउ टू स्टडी सेल्स। अब हम सेल्स के बारे में हमने जो बेसिक नॉलेज अभी ले लिया है कि सेल जो हमारा बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, तो इनकी स्टडी कैसे करेंगे, यानी हम लोग सेल को पढ़ेंगे कैसे। वो इतने छोटे, वो हमको नेकेड आई से दिखेंगे नहीं। तो आपको दिखते हैं नेकेड आई से सेल दिखते हैं नहीं, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म हमको चाहिए होगा ना। सो
पढ़ते हैं. What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? So what do we call the ability of the human eye to see two very close, यानी कि काफी जो पास हैं, as separate and distinct, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस यानी उनमें अंतर है क्या? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. आप इसी piece of paper को assume करिए. मैंने क्या किया? मैंने two tiny dots को यहाँ पे मैंने draw किया, okay? ठीक. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. क्या बोल रहा है कि आप जैसे जैसे इनको और करीब लेते आओगे, तो क्या आप आपको ये और अलग अलग दिखेंगे कि एट अ पॉइंट ये आपको लगेगा कि यार दोनों तो एक ही में है ना? एट अ पॉइंट आपको ये लगने लगा कि ये जो दोनों डॉट है वो एक ही में है. ठीक. When viewed from 25 सेंटीमीटर, जब हम लोग 25 सेंटीमीटर से देखते हैं, द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि जो ह्यूमन का बायोलॉजिकली जो नियर पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से 25 उसके आप पास लेके आओ तो वी हैव सम इश्यूज. 2 points separated by about 0.1 mm. 0.1 mm इसको मैं अगर लिखूं तो 0.1 mm is 0.1 mm is equals to 0.1 into 10 to the power minus 3 meter. If you convert this 1 into 10 to the power minus 4 meter, तो आप समझ रहे ना? So this is 1 to the 10,000 ये है वैल्यू. ठीक. Can be seen distinct, otherwise they appear as a single point. क्या बोल रहा है कि वरना इन क्या दिखते हैं, वो एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखते हैं. This is called the limit of resolution. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है? सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये है कि अगर हमें कोई चीज 1/10,000 इसके परे अगर हमको दिख रहा है ना, तो फिर वी कैन नॉट सी इट वेरी क्लियरली. ओके, सो दिस इज द लिमिट. लिमिट जब वर्ड आ गया तो मतलब वी हैव सम बाउंड्रीज ना. सो द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज 0.1 mm. ओके, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. Unaided eye यानी बिना किसी मैकेनिज्म के अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? unaided eye. ये इतनी छोटी है कि हमें बिना किसी टूल के हेल्प के, बिना किसी इक्विपमेंट के हेल्प से वो दिखेगा ही नहीं. This raises an important question. How cell biologists study the structure and function of the cell that are much smaller than the limit of resolution of the human eye. यानी कि human eye की resolution यानी 1/10,000, इससे जो छोटी चीजें होंगी वो कैसे दिख रही हैं हमें. You have learned about convex lens. अब convex lens जान रहे हो ना? convex lens क्या होती है? ये कॉन्वेक्स लेंस होती है जो कोई छोटी चीज है ना उसको मैग्नीफाई करके आपको बड़ा सा दिखाता है. यानी कि दिस इज अ लेंस व्हिच मैग्नीफाइज टाइनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सो दैट वी कैन सी देम वेरी क्लियरली. ओके, कॉन्वेक्स लेंस हमको हेल्प करता है, छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है. अ कन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनता है, यानी कि लेंस के कुछ कॉम्बिनेशन से जोड़ करके जो हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं. यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मैंने अभी बताया ना, यानी कि छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है. दे हेल्प अस टू सी टाइनी थिंग्स क्लियरली. ओके, सो अब देखो, अब जब हम लोग साइज की बात ही कर रहे हैं तो फिर अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम लोग इन्वायरमेंट ऐसे अपनी जो बेसिक चीजें बात करते हैं ना कि अपने आसपास सराउंडिंग में जो सबसे छोटी चीजें वो हम लोग उसको क्या मान रहे हैं? एटम मानते हैं ना. सो एटम का साइज कितना है? साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 0.1 into 10 to the power minus 9, यानी कि नैनोमीटर में होता है. मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में. ओके, तो ये नैनोमीटर में होता है. फिर उसके बाद लिपिड्स होती हैं. लिपिड्स क्या बनाती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं. लिपिड्स एंड प्रोटीन दे फॉर्म सेल मेम्ब्रेन. ओके, एंड राइबोसोम्स क्या है? हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ये क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं ये राइबोसोम्स. वाइडिसेस क्या है? दीज आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, यानी कि ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है. वो होस्ट पे डिपेंड करता है जिनके अंदर वो जाता है. और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है ना, उसका साइज कितना है? यानी समथिंग इफ यू से समथिंग 2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आया ना, जैसे 2 माइक्रोमीटर. इफ यू आर सेइंग एवरेज हम लोग वैल्यू लेते हैं ये, एग्जैक्टली थोड़ा इससे 2.5 समथिंग माइक्रोमीटर तक होता है ये, यानी कि 2 into 10 to the power minus 6 मीटर तक होता है ये. ओके, मोस्ट बैक्टीरिया न्यूक्लियस प्लांट सेल्स. प्लांट सेल एनिमल सेल्स हैं तो वो थोड़े बड़े ही होंगे ना. अमीबा हमारा क्या है?
अमीबा को कोई शेप नहीं होता ना, देख रहे हो आप, कोई भी ऐसे एसिमेट्रिकल आप कुछ भी बना सकते हो, सच इज अमीबा। तो ये हमारा क्या इसका ये होता है सीडोपोडिया, क्या होता है सीडोपोडिया। फिश एग, फिश एग थोड़ा बड़ा होता है, फिश एग हम लोग देख सकते हैं ना। आई रिमेम्बर मेरे पापा एक बार दिखा रहे थे मुझे। चिकन एग नॉर्मली आप जो एग खाते हो आपको आराम से दिख जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ह्यूमन हाइट यानी ह्यूमन हाइट ये एक लिमिट है। नीम ट्री, रॉकेट्स हो गए। अच्छा जब हम लोग चिकन एग की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि आप ऑस्ट्रिच के एग को देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको। ऑस्ट्रिच एग जो होता है ना, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। ये क्या लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का। और जब हम लोग नर्व सेल्स की बात करते हैं तो वो लॉन्गेस्ट होता है, अभी आगे बताऊंगी मैं। ओके, आए तो समझ में। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। ओके, रॉबर्ट हुक द फर्स्ट पर्सन, रॉबर्ट हुक हूम, किसी किसी में बात कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम ना, नेम एंड ईयर, क्वेश्चन काफी बनते हैं। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, यानी कि इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। और उसकी कैपेबिलिटी कितनी थी, वो कोई भी चीज है ना, छोटी चीज है तो उसको 200 टू 300 टाइम्स उसको मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखा सकता था। बाय एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क क्या है, कॉर्क होता है ना जो आउटर पार्ट होता है ना, जो डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट ऑफ ट्री, बार्क जो होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं। और किसमें इन्होंने देखा था, इन्होंने ओक ट्री में देखा था। ओके, इन्होंने ओक ट्री में देखा था। सो रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल अपना ऑब्जर्व किया, यानी कि जो कॉर्क सेल था, किसका पार्ट था, ओक ट्री का पार्ट है ना। तो उसमें जब उन्होंने देखा तो ही ऑब्जर्व सम स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स यानी कि ऐसे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि वो हनी कॉम स्ट्रक्चर फॉर्म इन्होंने इस फॉर्म में देखा था। एक फीचर मैं आपको एक्स्ट्रा अभी बताती हूँ जो आप आगे इस चीज के बारे में जानोगे ना। समथिंग ऐसा बॉक्स ही हो गया ना, हेक्सागोनल बॉक्स, हनी कॉम इफ यू हैव एवर सीन, ऐसा ही होता है कि बॉक्स लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट है ना, छोटे 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 पार्ट्स हैं इसमें। ओके, और इन्होंने इन बॉक्सेस को क्या नाम दिया, ही नेम्ड देम एज सेल। बट ये जो था, जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था ना, इट वाज नॉट अ कंप्लीट सेल, वो कंप्लीट सेल नहीं था। व्हाट ही एक्चुअली सॉ वाज जस्ट सेल वॉल। उन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल। ओक ट्री है तो यानी वो प्लांट सेल है ना, तो सेल वॉल तो उसमें मैंडेटरी है कि उसमें सेल वॉल होगा। ठीक, सो दिस वाज द डेड पार्ट ही एक्चुअली सीन, डेड पार्ट था। ओके, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। इन स्कूल लेबोरेटरीज, यानी कि आप अपने स्कूल में अगर जब एक्सपेरिमेंट आपके टीचर्स करवाएंगे, लाइट माइक्रोस्कोप, हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जैसे कि जिसकी पावर 10 टाइम्स हो, 40 टाइम्स, यानी कि जो छोटी चीजें उनको 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाए, 40 टाइम्स बड़ा करके दिखाए, टू अचीव अ बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर हमको जो चीजें हैं वो एक्सपैंड यानी कि थोड़ा सा मैग्नीफाई होकर जो दिखे। Explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various materials. Under the microscope, you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? ये तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब आप टीचर से बोलना कि आपको जरूर करवाएंगे। ठीक, इसमें ये एक्चुअली है क्या, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि ना, जैसे किसी पर्टिकुलर सेल को लो आप माइक्रोस्कोप यानी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखो, तो उसमें दिख रहा है, उसमें पूछ रहा है कि जब आप उस चीज को रख रहे हो ना, तो यानी वो जब 10 टाइम्स उतना बड़ा दिख रहा है, यानी कि उसका सम साइज तो हो गया ना, लेंथ उसमें कुछ तो उसको अचीव हुआ, तो उसको पूछ रहा है कि उसकी एक्चुअल साइज एग्जैक्टली होगी क्या उस पर्टिकुलर सेल की जो आपने ऑब्जर्व किया उसके अंदर में। ओके, एक्टिविटी है, मैं आपको बता ही देती हूँ। अच्छा, सो इन दिस एक्टिविटी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल की साइज को एस्टिमेट करेंगे, साइज ऑफ द सेल के बारे में लोग देखेंगे। टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर एमएम मार्किंग, यानी ट्रांसपेरेंट रूलर लो जिसमें एमएम मार्किंग होती है, यानी कि जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या वही तो यूज करते हैं। Place a ruler on a stage of microscope. Focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular range of view through the IP and measure it in mm. क्या बोल रहा है कि आप उसको mm में मेजर करो, किसको, जो सर्कुलर फील्ड है, यानी कि जो डायमीटर है किसका, आई पीस का, जिस माइक्रोस्कोप से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। ठीक, mm यानी कि mm मैंने अभी आपको आगे बताया था, mm यानी 10 टू द पावर -3 मीटर। ओके, एंड माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है, इट इज 10 टू द पावर -6 मीटर, यानी कि इसका suppose the diameter of the visible field is 5 mm, meaning 5 into 1000, तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब 5000
माइक्रोमीटर हो जाएगा ना। 5 mm को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा 5000 माइक्रोमीटर। जब हम लोग डेसिमल वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ना, तो यानी कि 30 जो आगे प्रीसीड करेगा, तो एक्चुअली वैल्यू फिर हमको 5 mm ही मिल जाएगा। उसकी उसकी टेंशन नहीं है। मैं आपको अच्छा करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा न्यू टर्म है ना। 5000 माइक्रोमीटर है ना। सो तो यानी कि ये जो 5000 है हमारा, 5000 इंटू 10 टू द पावर -6। आप कितने टर्म्स लेकर के जाओ, पहले आप जीरो की पहले पूरी वैल्यू हटाओ, यानी कि कितने प्लेसेस पे आप डेसिमल ले जा रहे हो, 1 2 एंड 3। ठीक, 3 प्लेसेस पे आप लेके गए, तो 10 टू द पावर -6। अब जब आप इधर, अगर ये हमने ओ माना है ना, अगर आप इधर जाते हो ना, तो आप माइनस में लेके जाते हो, एंड इफ यू गो टू द लेफ्ट साइड आप पॉजिटिव में जाते हो। तो 3 प्लस -6 प्लस 3, सो आंसर हमको मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, ऐसे समझ रहे? रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन अनियन पील। क्या बोल रहा है कि आप रूलर को अब हटाओ, अब वहां पे क्या रखो, एक अनियन पील को रखो। ठीक, स्लाइड में लगा करके, स्लाइड एक ऐसा होता है ग्लास का। ठीक, आप स्लाइड में अनियन पील को रखो ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप जो स्टेज होता है, आप वहां पे रखो, यानी कि दिस पार्ट, अब जहां पे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे ना, दिस इज द स्टेज। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, यानी किससे बन रहा है, हमारी कॉन्वेक्स सेल से बन, कॉन्वेक्स लेंस से बन रहा है। ओके, focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view in straight line, यानी स्ट्रेट लाइन में जितनी भी डायमीटर में जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स आपको मिल रहे हैं ना, आप उसको काउंट करो। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि आप कन्वर्जन, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, सॉरी नॉट मिलीमीटर, इट्स मिलीमीटर, एमएम। तो 1 एमएम कितने के बराबर है, यानी कि 1000 माइक्रोमीटर के। ओके, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, अब अनियन पील सेल की हम लोग जो एस्टिमेटेड साइज निकाल रहे हैं, यानी कि एस्टिमेटेड यानी कि जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, सो उसकी साइज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डायमीटर ऑफ द विजिबल फिंड इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में यानी कि 10 टू द पावर 6 के रेंज में जो आपको डायमीटर मिल रहा है, और कितने सेल आपको दिख रहे हैं उसमें, जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट को करोगे ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। बट अभी तो जो एक्टिविटी था मैं वही आपको पढ़ के बता रही हूँ, समझा रही हूँ। सपोज यानी कि आप मानो कि आपको 25 सेल्स दिखते हैं along the diameter. In that case, the size of the one onion cell would be 5000 micrometer divided by 25, यानी कि एक जो सेल का जो साइज होगा, it can be 200 micrometer, which is 200 into 10 to the power -6 मीटर। मीटर आप जब इसको कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा हमारा 2 into 10 to the power -4 मीटर ना। आया समझ में? If the estimated size of an onion peel is 200 meter, how much does our light microscope magnify this cell? यानी कि आप पूछ रहा है कि अगर इसका साइज हमको 200 माइक्रोमीटर मिल रहा है, तो फिर जो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो कितना होगा, मैग्नीफाई कितना किया होगा उस सेल को। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, वो किसी चीज को कितना ज्यादा बड़ा करके दिखा सकता है। एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसमें कितने अच्छी क्वालिटी का लेंस हम लोग यूज करें, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, कितना अच्छा हम लोग यूज कर रहे हैं। If both the eyepiece and objective lens have the magnifying power of 10 times, then the total magnification will be 100 times. This means that the cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. ठीक, यानी कि अगर उसका साइज हमको ये फाइंड हो रहा है, तो जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में जब उसको एनलार्ज करके देख रहे हैं ना, तो 100 टाइम्स, यानी तो माइक्रोस्कोप हमको हेल्प करता है ना, चीजों को क्या कर, चीजों को एकदम क्लियरली देखने में ना, जो जितनी भी छोटी चीजें हैं उनको क्लियरली देखने में, और काफी इंपॉर्टेंट यानी कि एसेंशियल चीज है किसी सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने में। सेल जो है हमारा, वो खुद इतने छोटे है, उतना छोटा है, तो उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स होंगे वो तो काफी उससे छोटा है ना। इफ दिस इज योर एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, अगर आप इतने में बात कर रहे हो, ठीक, सो सॉरी ना, वो हमें क्या करता है, जो छोटी से छोटी चीजें है ना, उनको क्लियरली देखने में हेल्प करता है, और काफी एसेंशियल टूल है वो सेल की स्टडी में, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं। अब सेल खुद इतना छोटा सा है, ठीक, मैं आपको समझने के लिए इतना बड़ा ऐसे बना रही हूँ, बट इतना बड़ा तो नहीं होगा वो। तो सेल खुद इतना छोटा सा है, तो जो उसके अंदर की चीजें हैं वो तो उससे भी छोटी होंगी ना, यानी कि जो उसके अंदर का न्यूक्लियस होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स तो खैर थोड़े बड़े होते हैं, दे कैन बी इजीली सीन। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, ये सारी चीजें हैं, छोटी होती हैं, वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, दे हैव टू बी स्टेन्ड, यानी कि इनको स्टेन करना होगा। जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया का याद बात है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं कि उसको जानस ग्रीन करके एक स्टेन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेनिंग करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हम लोग स्टेनिंग करते हैं, जिनको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक। तो क्या, तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है, माइक्रोस्कोप की, गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप की। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया है हमारे पास, ठीक। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इंप्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इंप्रूविंग द थ्री मेन फीचर्स। कौन कौन से थ्री मेन फीचर्स है, रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन यानी कि क्लैरिटी इसमें कितनी आ रही है, यानी कि कितना क्लीन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो हमारा जो व्यू मेरे आगे हमारे आगे चल रहा है वो कितना क्लियरली हमको दिख रहा है। कंट्रास्ट यानी कि जो उनमें जो ब्राइटनेस का डिफरेंस है ना, ब्राइटनेस का डिफरेंस यानी कि काफी ज्यादा ब्राइटनेस होगा तो वो थोड़ा सा क्लियर एकदम नहीं दिखेगा, और ना तो एकदम डिम लाइट हो, यानी कि जो एकदम एग्जैक्ट जो होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड कॉन्ट्रास्ट उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। Sorry for the inconvenience caused. Just wait a minute. अब देख रहे हो इस चैप्टर को कितना इंटरेस्टिंग है। आई रियली लव दिस चैप्टर। ठीक, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? और लास्ट उसमें जो थर्ड है वो क्या है, मैग्निफिकेशन, जो चीज कितने अच्छे क्लियरली उसको बड़ा करके दिखा सकता है। ये जितने भी इंप्रूवमेंट्स हैं बाय द टाइम जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, तो उसके साथ साथ जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट भी होता जा रहा है। ठीक, तो इन्हीं इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो हमारा माइक्रोस्कोप है उतना इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल बन चुका है सेल को पढ़ने के लिए। नॉट जस्ट सेल, आप किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ना। विदाउट द माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट इमेजिन कि आप मतलब कि क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे। ठीक, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकासिया लीफ। कोलोकासिया, कोलोकासिया जान रहे हो आप क्या होता है कोलोकासिया? अरबी सुना है? अरबी, बहुत जगह पे उसको अरवी बोलते हैं, अरबी। ठीक, कभी कभी बनाती है ना मम्मी लोग सब्जी वगैरह, यानी कि आप इसको किसके अंडर देख रहे हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आ चुका है यानी कि बहुत एडवांस्ड है ये। ठीक, अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, you have learned that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific functions. For these cells to function as unit, they must be able to interact with one another. यानी इनको interaction चाहिए एक दूसरे से and with their surrounding. Okay, यानी कि अब सेल के बारे में पढ़ा ना कि कैसे सेल है, फिर सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो जब मतलब इतने कंबाइनली ये जब काम कर रहा है ना, तो इनमें कोऑर्डिनेशन तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। ठीक, तो इनके फंक्शन जब वो एज अ यूनिट यानी कि जब ये एक होकर के काम करेंगे, तो इन्हें चाहिए ना कि आपस में अच्छे से मिलजुल करके रहें, बातचीत करके रहें ना। तो हम लोग चाहते हैं ना कि एक घर में जब हम लोग रहते हैं तो ये सोचते हैं ना कि सब लोग अच्छे से प्यार से एक साथ रहें, बात करें। ठीक, और अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भी वैसे ही हमारे फेवर में रहे, हमारे साथ पूरा। दीज इंटरेक्शंस अकर एट द सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री यानी कि जो बाउंड्री होती है ना, यानी कि अगर ये हमारा सेल है तो उसका ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री। ओके, सो दिस इज द सेल बाउंड्री। ठीक, ये मैंने बनाया क्या, न्यूक्लियस बना दिया। आई हैव ड्रॉन द न्यूक्लियस या इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि किससे करते हैं वो लोग, सेल मेम्ब्रेन से। मैंने बताया ना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में यानी कि कुछ सेल्स में जो आउटर उनका सबसे लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है, और कुछ में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की। इसको देखो, सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं ना, तो इसमें एक आगे आगे टर्म लिखा हुआ द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। अब यूनिवर्सल फीचर्स को क्यों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हर तरीके के सेल्स में पाए जाते हैं, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रोकैरियोटिक, बी इट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बी इट अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये सब में पाया जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेलुलर या सॉरी यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल समझते हैं ना कि यूनिवर्सल ये कोई चीज फंडामेंटली हम लोग बोलते हैं कि अगर नहीं दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूनिवर्सल, यानी कि वो हर जगह पाई जाती है। ठीक, द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट। क्या बोल रहा है कि वो एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल को क्या करती है, सराउंड करती है। मैंने यही सेल जो बनाया अपना। ठीक, तो ये हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं। ठीक, यानी कि हमारे घर का गेट हो गया ना, हमारे घर का गेट हो गया। अगर हमारा ये घर है, ठीक, तो आपके घर का ये जो गेट है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल दे रहे हैं। और अगर आपके घर के बाहर बाउंड्रीज है ऐसे ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेल वॉल बोल देंगे। अभी मैं आगे इसका फीचर बताती हूँ कि मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया। ओके, अभी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम। जो क्या करता है, सेल को सराउंड करता है, यानी कि चारों ओर से घेरता है, और क्या करता है, उसको बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर के कंटेंट को बचाता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. What do we also call cell membrane as? Plasma cell membrane भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि
जो प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? प्लाज्मा क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं, यानी कि जो फ्लूइड होता है, तो उसको जो फ्लूइड है उसका मेम्ब्रेन गाइडेड है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable. Now this is something we have to remember very cautiously. हम लोग इसको selectively permeable क्यों बोल रहे हैं? ठीक, selectively permeable, it only it only permits the entry of the required material बाय द सेल, यानी कि जो सेल के जो रिक्वायर्ड जो चीजें है ना, यानी कि जो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगी, उसी को अंदर आने देता है। ठीक, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि जो हार्मफुल, जो डिजीज कॉजिंग हो जाएंगी ना, उनको अंदर नहीं आने देगा। So, ये क्वेश्चन काफी बनता है आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो ना, जैसे कि नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। which means it only allows some substances to pass through it while blocking others, यानी कि दूसरों को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक इनको करेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो हार्मलेस नहीं है, उनको क्या करेंगे, वो ब्लॉक कर देंगे अंदर जाने से। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मैंने बताया था ना कि लंग का जो पार्ट है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक सरफेस एरिया बनाते हैं लंग्स के, जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? तो पूछ रहा है कि जो alveoli के जो cells हैं, वो कैसे मैनेज करते होंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, उनके सेल को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, उनके एक्सचेंज को। एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं इसको हम। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ, यानी किचन नाइफ लो आप, बट मेक श्योर यू आर सेफ, किसी बड़े की गाइडेंस पे करना ही है, छोटे बच्चे ही हो आप अभी। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू टू पीसेस, यानी कि टू पीसेस में पोटैटो को कट करो, रफली इक्वल साइज है ना, इक्वल साइज के कट करना। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस, यानी कि पहले पानी डालने से पहले उनका वे कर लो आप। पुट वन पीस ऑफ पोटैटो इन अ बीकर ए विद अ प्लेन वाटर, यानी कि बीकर ए ये जो है हमारा, ठीक, इसमें क्या है, दिस कंटेन्स जस्ट वाटर, ओके। Put the other piece of potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. If it's saying कि 20% sugar or salt, no, जब 20% हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग यही अज्यूम करके चलते हैं, दिस इज 20% इज वेट बाई वेट, हम लोग मान रहे हैं ना। अगर हमारा सोल्यूशन का वेट अगर इतना है, 100 है, 100 ग्राम है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि उसमें 20 ग्राम हमने ये डाल दिया, 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर, ओके। ये हम लोग अज्यूम करके यही चलते हैं। तो यानी कि एक जो हमारा केवल सादा पानी है, और एक में क्या है, इसमें 20 ग्राम चीनी डाला हुआ है या फिर नमक डाला हुआ है। लीव देम अनडिस्टर्ब, उनको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बिना कुछ छुए रख दो उसको। और तुम जब तक तुम्हें खुद से उसमें कोई जो चेंजेस, विजिबल चेंजेस ना दिखे उनकी साइज में, तब तक के लिए आप उनको छोड़ दो। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट। देखो, यानी कि जब आप कुछ देर के लिए उनमें रखोगे ना, तो आपको विजिबली, यानी कि जो उसमें चेंजेस होंगे ना, काफी विजिबल होंगे, कि ये हो सकता है कि शायद उसका वेट जो है वो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ठीक। उसमें आप देखो, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, आप इजीली इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर सकते हो। तो बीकर ए में जो आपने पानी, जो बीकर ए में जो पानी वाले बीकर में आपने जो आलू को डाला था, पीस ऑफ पोटैटो को, वो क्या करता है, स्वेल कर देता है, यानी कि इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। और जो आपने बीकर बी में, यानी कि जो सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में डाला था, वो क्या करता है, वो श्रिंक करता है, यानी कि डिक्रीजेस इन द साइज, ठीक, डिक्रीजेस इन साइज, साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। आप खुद देख सकते हो, अभी हमने इतना बड़ा मतलब आलू इस पीस को डाला था, बट इनिशियली जो हमारे इतने बड़ा, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, ये जो इतना थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक। तो इनिशियली ये इतना बड़ा था, बट आफ्टर सम टाइम, लेटर सम टाइम क्या हुआ, थोड़े से चेंजेस इसमें है ना, ये अगर ये इतना बड़ा था, तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है, और ये श्रिंक हो गया। ये तो एकदम विजिबल, एकदम एकदम विजिबली एकदम चेंज दिख रहा है इसमें, यानी कि ये क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो गया, साइज क्या हुआ इसमें, थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा समझ में। यानी कि आप अगर किसी सॉल्यूशन में अगर केवल प्लेन वाटर में डाल रहे हो ना, यानी कि उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, आपने कोई इम्प्योरिटी, अभी मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इम्प्योरिटी बोल रही हूँ मैं, अगर आप उसको डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, तो उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा, यानी कि हमें उस पर्टिकुलर चीज में जो चेंजेस दिखेंगे ना, तो ये नहीं होगा कि आप उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसको आप स्वीप आउट कर लो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी फॉरेन पार्टिकल, यानी कि आप चीनी या नमक को डालते हो, तो उनमें ये टेंडेंसी होती है ना कि वो पानी निकलवा देते हैं ना। जैसे कि आप जब मम्मी लोग को देखते हो ना, तो जब आलू जब नहीं पकता है, तो मम्मी क्या बोलती है कि उसमें नमक डाल दो, तो जब वो पानी, जब वो थोड़ा छोड़ने लगेगा सब्जी में से, तो वो आलू खुद ही से पकने लगता है, वो है ना, क्योंकि वो वाटर क्या कर रहा है, वो रिलीज आउट कर रहा है। सो व्हाट डू यू इन्फर, आप इससे क्या समझें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट
इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट, क्या एक्सपेक्ट किया होगा? बहुत बड़ा तो चेंज नहीं होगा, ये नहीं कि अगर वो 10 ग्राम का था तो वो 100 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं होगा। थोड़े से चेंजेस होंगे। अगर वो 10 ग्राम है सो तो शायद हो सकता है मे बी 15 ग्राम हो सकता है। ठीक। द वेट ऑफ द पोटैटो पीस इन बीकर ए हैज इंक्रीज, यानी कि जो उसका वेट था इनिशियली वो उससे थोड़ा बढ़ चुका है। व्हाइल द वेट ऑफ द पोटैटो इन बीकर बी हैज डिक्रीज्ड, यानी कि क्या है उसका जो वेट इनिशियली जितना वेट था उससे वो कम हो चुका है। दिस हैपेंस बिकॉज़ द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट, क्या करता है इन एंड आउट, यानी कि सेल के अंदर आने देता है और सेल के बाहर जाने देता है, किसको? पानी को। बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, लेकिन चीनी या नमक के मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर नहीं जाने देता ना। Water moves from an area with more water and less solute dilution to an area with less water and more solute concentration until the concentration in the two areas become equal. ठीक, क्या बोल रहा है कि जो वाटर होता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, यानी कि जो वाटर है वो द वाटर मूव्स फ्रॉम एरिया विद मोर वाटर, यानी कि जहाँ पे पानी ज्यादा है और लेस सॉल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है हमारा, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। डाइल्यूट सोल्यूशन हमारा क्या है, यानी कि वाटर ज्यादा, ठीक, मतलब यानी कि आपको सॉल्वेंट जिसमें आप सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो वो ज्यादा हो, और जो आपको सॉल्यूट हो यानी कि चीनी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्यूट क्या हो, कम हो। ठीक। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या हो, ज्यादा हो, प्लस जो हमारा सॉल्वेंट हो वो क्या हो, कम हो। ठीक। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो वो मूव करेगा यानी कि जहाँ पे ज्यादा पानी था वहां से वो मूव करेगा कि जहाँ पे पानी कम है। ठीक। अब जब उसका एग्जाम्पल लिए थे पोटैटो का, तो पोटैटो को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना कि पोटैटो जो है उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ही है। ठीक। उसमें वाटर क्वांटिटी थोड़ा कम है। ठीक। और आपने जिस बीकर में उसको डाला था, आपने जिस बीकर में उसको इमर्स किया था तो वहां पे वाटर ढेर सारा है, तो क्या करेगा, वाटर कहाँ पे जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक। until the concentration in two areas become equal, तब तक कि जब तक हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी आया है, कंसंट्रेशन टर्म आया है ना, कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट जब वो हमारा बराबर हो जाए। This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. Now, movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. क्या बोलते हैं उसको, osmosis बोलते हैं। You have learnt in activity 7.8 dye spreading in water, fragrance spreading in air in grade 8 that particle of matter intermixed due to difference in their concentration also called concentration gradient. अब जब क्लास 8 में रहोगे ना तो फिर आप ये पढ़े होगे कि जैसे जब लोग परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो कैसे वो स्प्रे एक बंदा करता है लेकिन पूरे रूम में वो स्मेल आने लगती है। जब मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं किचन में बनाएंगे पूरे घर में स्मेल आ जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सचेंज होने लगता है ना, जो फ्रेग्रेंस का जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो गैसियस पेपर में जो वो ट्रैप हो चुका है मॉलिक्यूल, तो क्या करता है वो एक्सचेंज यानी कि वो मूव करने लगता है फ्रॉम, अब जहाँ पे बन रहा है तो वहां पे कंसंट्रेशन तो ज्यादा है और जहाँ पे वो जो रूम दूर है उस वहां पे कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वो लोअर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है ना। सो इस मोमेंट को यानी कि द मोमेंट ऑफ मैटर या फिर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एक टर्म है। ठीक। डिफ्यूजन इज द नेट मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन व्हिच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन की हो जाता है, बट ऑस्मोसिस में यू आर रिक्वायर्ड अ मेम्ब्रेन, यानी कि आपको एक मेम्ब्रेन की जरूरत है यहाँ पे। ओके, बट डिफ्यूजन में नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। ओके। ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सर्टेनली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन है जो क्या है, जो किन में है, यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि जो प्लांट सेल यानी कि जो हमारा ये प्लांट है, ठीक, तो यहाँ पे तो इसके जो ये रूट्स है ना, हम जानते हैं पानी तो हम लोग मिट्टी में ही डालते हैं ना, यानी कि जो रूट है वो क्या करेगा, वाटर को अपनी ओर लेगा और पूरे प्लांट में वाटर को वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक। तो वो किस प्रोसेस से, यानी कि पहले तो हमारा जो जमीन है यानी कि जो हमारा सॉइल है वहां पे H2O तो ज्यादा ही है ना, और यहाँ पे क्या है, हमारा जो लीफ है यानी कि जो प्लांट है उसमें H2O कम है, तो यानी कि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक। तो वो भी एक तरीका का क्या है हमारा ऑस्मोसिस ही है, डिफ्यूजन। यानी कि ऑस्मोसिस अगर कोई पूछे तो क्या है, ऑस्मोसिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक। जिसमें क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन की जिसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक। अभी जो हमने पढ़ा है जैसे मोमेंट पढ़ा है तो इसमें ना दो तीन तरह के से
टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के बेसिस पे। एक तो पहला हमारा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। किस पे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम इज इक्वल्स टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। इसमें क्या बोल रहा है कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है ना एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम यानी कि एक्स्ट्रा जो आपने डाला है उसमें, उसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, उसमें जितना कंसंट्रेशन है और जिस मीडियम में आप डाल रहे हो, मीडियम में आप डाल रहे हो यानी कि आप जिस सॉल्यूट में उसको इमर्स कर रहे हो, अगर उसका सॉल्यूट हमारा यानी कि कंसंट्रेशन सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, इसका ना एग्जांपल अगर आप याद करना चाहो ना तो ये होता है बेसिकली, ये हमारे ब्लड सेल्स में होती है फीचर्स। किसमें होती है, हमारे ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में होती है ये। ठीक, आइसोटोनिक का एग्जांपल क्या हो गया, हमारे आरबीसीज में हो गया। और अब देखो, अब जब हमने पढ़ा आइसोटोनिक यानी कि नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का क्या रहता है, सेम रहता है दोनों मीडियम में भी और जो जो चीज हम लोग उसमें डाल रहे हैं उसमें भी। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, हाइपोटोनिक यानी कि जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट किसका, जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि आप जो डाल रहे हो उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक, और जिसमें आप मीडियम में डाल रहे हो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, रेजिन, रेजिन यानी किशमिश को ना आप किसमें डाल रहे हो, अब पानी में डालो तो मम्मी लोग कभी भिगाती है ना ड्राई फ्रूट्स को, तो वो हम लोग अगली सुबह जब देखते हैं तो वो क्या होता है, स्वेल रहता है ना। तो फिर क्या रहता है कि वो साइज में बड़ा हो जाता है। साइज में बड़ा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो वाटर था वो बाहर से उसमें अंदर भी चला गया। ठीक, यानी कि बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था। अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कहाँ कहाँ पे जाएगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक, और क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो हमारा जो रेजिन है उसके अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। और इसमें तो बस केवल पानी है ना, यानी कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारा क्या है, इसमें कम है। ऐसा समझ में। अब सेम ऐसा एग्जांपल, आप जब नहाते हो ना, जो हमारे फिंगर्स में श्रिंकेज आती है, श्रिंकेज इन फिंगर्स, आप जब नहाने जाओ, ठीक, अब जब नहाने जाते हो ना, जब नहा के निकलते हो तो आपकी फिंगर्स कैसे सिकुड़ी सिकुड़ी हो जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा फिंगर है ना, तो यानी कि जो उसमें, अरे यार सॉरी, वहां जो उसका क्या रहता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहता है एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम का, जिसमें क्या रहता है वो ज्यादा रहता है। ठीक, और इंट्रासेलुलर मीडियम रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए ओके। सो जो अब तक हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है थ्रू एंड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो उसके बेसिस पे हमने कितने तरीके का देखा, कितने सोल्यूशन के बेसिस पे देखा, आइसोटोनिक सोल्यूशन देखा, हाइपोटोनिक देखा एंड हाइपरटोनिक देखा। ठीक, तो फिर आप स्ट्रक्चर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चरली क्या होता है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है काफी थिन होता है, एक्सट्रीमली थिन, यानी कि 10 टू 7 टू 10 नैनोमीटर्स, यानी कि आप समझ रहे हो 7 टू 10 नैनोमीटर्स, यानी कि होता है हमारा समथिंग 7 into 10 to the power minus 9 to 10 into 10 to the power minus 9 मीटर्स, इतने छोटे होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं आप अपने नेकेड आई से। ठीक, और वो किससे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, वो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और किससे बनते हैं, हमारे प्रोटीन से बनते हैं। किससे बन रहे हैं, फैट्स एंड प्रोटीन से बन रहे हैं। और जो ये मॉडल, जो जो मॉडल हमको मिला सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक, इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक, इसको दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन नाम के। ठीक, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, यानी कि वो किससे बने हुए हैं, क्या कंपोनेंट है उसका। इसी मॉडल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था इन द नेम ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोला था, क्योंकि इनमें जो होता है ना फ्लूइड टर्म होता है। ठीक, आप आगे देखो पहले, द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर यानी कि आप जो देख रहे हो ना, ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, लिपिड है। ठीक, इसका ये जो हेड है, सो दिस हेड इज पोलर हेड। पोलर हेड यानी कि दे लव वाटर, एंड दिस टेल पार्ट इज, यानी कि जो टेल पार्ट है, दीज आर नॉन पोलर टेल। क्या है ये, नॉन पोलर टेल है ये। ठीक, आइए ये समझ में। बाई लेयर बोलते हैं ना, यानी कि दो लेयर होते हैं, एक लेयर हमारा ये है और दूसरा लेयर हमारा ये है। ठीक, ये स्पेशल फैट मॉलिक्यूल से बने होते हैं विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स, यानी कि मैंने बताया ना कि जो पोलर हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक, वाटर रेपेलिंग यानी कि वो पानी से नफरत, जैसे वो बहुत लोग होते हैं ना जिनको नहाना पसंद ही नहीं है, वो उन तरीके से, तो बोल दो उन लोगों को बोला करो कि यार तुम सब नॉन पोलर हो, एकदम बिल्कुल नॉन पोलर हो। ठीक,
और इसमें क्या है विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड, यानी कि एम्बेडेड यानी धसी हुई ना, घुसी हुई होती है, यानी कि जैसे ये हमारा हो गया, ठीक, ये हमारे हो गए। प्रोटीन्स भी हमारे कई तरीके के होते हैं, कुछ होता है कि हमारे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या, जो बिल्कुल एकदम ऊपर हमको मिल जाए, यानी कि बाउंड्रीज पे मिल जाए। इंट्रिंसिक यानी कि जो अंदर धसी हुई होती है, काफी घुसी हुई होती है, जैसे कि ये वाला। अगर मैं इसको ए मार्क कर रही हूँ, इसको मैं बी मार्क कर रही हूँ, ये सी मार्क कर रही हूँ मैं, तो ये जो सी वाला है ना, यानी कि जो सी मार्क्ड हमारा प्रोटीन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में, ठीक। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। अब देखो मैंने बताया ना कि इनका जो फ्लूइड टर्म होता है, फ्लूइड टर्म यानी कि ये मूवमेंट शो करता है। कोई चीज अगर सॉलिड है तो उसमें मूवमेंट तो होगा नहीं, और गैसियस है तो उसमें काफी ज्यादा रैपिड उनमें मूवमेंट होता है, यानी यू कांट जस्ट टेल कि उन कैसा एट अ पॉइंट वो कैसा अपना मूवमेंट दिखा रहा है। बट इन द केस ऑफ फ्लूइड यू कैन ऑब्जर्व ना, आप देख सकते हो कि कैसा मूवमेंट आप दिखा रहे हैं, ठीक। तो देखो इनमें फीचर्स हमारे क्या है कि जो हमारा लिपिड होता है ना, कि वो फ्लिप फ्लॉप भी दिखा सकते हैं, यानी कि वो अपने पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वो साइडवेज भी मूव कर, साइडवेज यानी कि ये इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप यानी कि वो अपने पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट प्रोटीन्स कैन ओनली शो, प्रोटीन्स कैन ओनली शो साइडवेज, साइडवेज मूवमेंट, यानी कि वो बस साइडवेज मूवमेंट दिखा सकते हैं, दे कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। क्या करते हैं गेट कीपर, यानी कि एकदम रक्षा करता है ना, कि कोई चीज अंदर क्या अंदर जा रहा है क्या नहीं अंदर जा रहा है, यानी कि वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन, ठीक। ये सारी चीजें नेम्ड हो चुकी। अब ये आप जो देख रहे हो ना, कुछ इसमें होते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक। कुछ होते हैं कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैच्ड होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैच कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। आई होप समझ आ रहा हो आपको। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, यानी मोज़ैक, मोज़ैक आप समझ रहे हो ना, मोज़ैक फॉर्मेशन कैसा होता है, just something like this मोज़ैक, ठीक। one over another, all living cells communicate with their surroundings, जो जितने भी living cells हैं क्या करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, काफी बातूनी होते हैं यार, बहुत बात करते हैं, हम सबकी तरह होते हैं। एंड देयर नेबरिंग सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि जो उनका जो साइटोप्लाज्म है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं वो ज्वाइन करा देते हैं। आगे बढ़ोगे, हाउएवर cells of plants, fungi and bacteria have additional layer around the cell membrane called the cell wall। मैंने बताया ना कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, सेल वॉल किसके किसके फीचर्स हैं, सेल वॉल हमारे हो जाएंगे बैक्टीरियाज, मैं प्रिमिटिव से शुरू कर रही हूँ, बैक्टीरियाज यानी कि जो सबसे बेसिक है, फिर फंजाई हो जाएगा, और सबसे एडवांस हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक। कुछ एल्गीज में भी होते हैं ये, ठीक। फंजाई अगर आप याद करना चाहो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है काइटिन, सेल वॉल इसका किससे बनता है, काइटिन से बनता है, ठीक। अब पूछ रहा है कि क्या नेसेसिटी हो सकती है, अगर सेल मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी एक लेयर, तो सेल वॉल क्यों ही पाया जा रहा है। अब इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, फिर ये आज एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी के बाद मैं आज क्लास एंड करूंगी, मैं बंद करूंगी, फिर नेक्स्ट डे मैं सेल वॉल से आगे को पढ़ाऊंगी। प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड ऑफ अ थिन पील ऑफ अनियन लीफ, अनियन के पत्ती ले लो या फिर रोइयो लीफ एक होती है, क्रेडल लीफ, क्रेडल लिली करके एक जो हमारा फ्लावर होता है ना, उसके पत्तियों को आप लो और उसपे क्या डालो, माउंट इट विद सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन क्या होती है हमारा एक तरीके का स्टेन, आप स्टेन कर कह सकते हो, स्टेनिंग थिंग होती है, स्टेनिंग। समटाइम्स दे कैन बी नोन एज इंडिकेटर्स एज वेल, इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। और कवर स्लिप से आप उसको क्या कर दो, कवर कर दो। अब माइक्रोस्कोप में आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखोगे। सिमिलरली प्रिपेयर द टेम्पररी साइड ऑफ चीक सेल, यानी कि अपने गाल का एक सेल काटो, काटो किसी का, ठीक। उसको लो और जेंटली स्क्रैप करो, अपने अपने गाल में ना हल्का से स्क्रैप करो, कॉटन स्वैब यानी कि जो होता है ना, जो कॉटन बड होता है, आप उसको लो, ठीक। आप उसको क्या करो, उसको अपने चीक में, यानी कि आप अंदर लेकर के जाओ, अपने चीक वॉल के पास लेकर के जाओ, थोड़ा सा उसको रब करो, तो वो खुद आपको तो इतने क्लियरली नहीं दिखेगा, बट वो उतना कैप्चर कर लेगा। या फिर आप कोई टूथपिक के ब्लंट एंड से करना बेटा, ब्लंट एंड से ही करना, ये नहीं कि जो उसका जो पॉइंटेड होता है आप उससे ही करके पूरा पोक कर लो अपने चीक को। अब क्या बोल रहा है कि आप उस चीक सेल को एक ग्लास लाइट पे स्प्रेड करो, ठीक। अब क्या है, एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेथिलीन ब्लू, यानी कि एक ये तरीके का मेथिलीन ब्लू स्टेन है, आप उसको डालो। पहले हमने क्या डाला था, सेफ्रेनिन डाला था, दूसरा हम लोग क्या डाल रहे हैं, मेथिलीन ब्लू स्टेन डाल रहे हैं, ठीक। और उसको केयरफुली कवर स्लिप से ढक दो। दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखो, तुम देखोगे अनियन पील सेल्स और रियो लीफ सेल्स आर बॉक्स शेप, बॉक्स शेप यानी कि डब्बे के तरीके से हैं, रेगुलरली अरेंज, यानी उनमें पैटर्न क्या है, सेम है, यानी कि रेगुलर है ना, यानी कि वन आफ्टर अनदर ऐसे। वेयर चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, यानी उनमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है,
कहीं पे भी कैसे भी अरेंज है, ठीक। तो आपको ऐसा डिफरेंस क्यों लगता है कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता होगा, ठीक। आप क्वेश्चन ये खुद से पूछो, खुद सर्च करो ये सारे डिफरेंस आपको क्यों मिल रहे हैं, ठीक। इसका बिल्कुल सिंपल सा अगर आप लॉजिक जानना चाहो तो ये डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि काफी जो सेल्स है ना सेल वॉल यानी कि प्लांट सेल के वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है यानी कि उनमें ऑलरेडी काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि आप फिर से 2 स्लाइड बनाओ रोयो लीफ का और ह्यूमन चीक सेल्स का और उनको क्या करो 20% शुगर सॉल्यूशन उन पे डालो, ठीक। ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ आधे घंटे के बाद उनको देखना माइक्रोस्कोप में क्या दिखता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लांट सेल रिमेन द सेम बट द इनर कंटेंट श्रिंक्स, यानी कि अंदर का जो पार्ट है वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया, लेकिन जो बाउंड्री थी वो क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, वो सेम रहता है। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड द आउटर बाउंड्रीज इंक्रीज, यानी कि और जो इनर एंड आउटर बाउंड्री यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो बाउंड्री का जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आप चीक सेल को देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो श्रंक करेंगे, यानी उनमें केवल एक ही लेयर है ना, तो वो बस सिकुड़ ही जाएंगे, ठीक। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर आगे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने जितना पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मेक श्योर यू कमेंट योर डाउट्स, आप डाउट्स को डालना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक। जितना भी मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लो, मुझसे हो पाएगा तो जितना मैंने ये जो हाईलाइटेड जितने भी हैं मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगी, ओके। देन थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे, मेक श्योर अच्छे से पढ़ो, गुड लक।